वापस से वीडियो की शुरुआत में हम यही कहना चाहेंगे, स्पेशली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल क्रिकेट बोर्ड से, कैन से, कि भारी भरकम चकाचौंध चीज़ों के तरफ ना भागकर बड़ी बड़ी चीज़ें ना कर अगर आप किसी छोटे से भी अगर कोई आइडिया ले लेंगे तो उसमें कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि कोई एक छोटा से छोटा आइडिया भी एक इंटरनेशनल टीम के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, जिसको आप शायद मजाक में उड़ा दें। वापस से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे आइडियाज़ को कम से कम अप्लाई करने की कोशिश करें, इतना भी अगर आप इनिशिएटिव लें कि आप हमारे आइडियाज़ को कम से कम अप्लाई कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप इनको अप्लाई करके देखिए, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से फेलियर हो रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या कोई आइडियाज कहीं से आ रहे हैं। जरूर। और अगर कोई भी, जी हाँ, आप में से ये सोच सकते हैं कि आप कौन होते हैं बोलने वाले इतने बड़े बोर्ड को, इतने बड़े मैनेजमेंट को, या इतने बड़े एक क्रिकेटिंग बोर्ड, क्रिकेटिंग नेशन को, तो मैं ये कहूंगा कि आपने अब तक जो किया है वो तो गलती है। जी हाँ, आपने अब तक जो किया उससे कुछ हुआ नहीं, तो एक बार यहाँ से सुनने में भी, करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, बस यही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब बात आते हैं एनालिसिस पे आज के इस मैच की। आज का मैच एंड कई सारे लोगों पे कहीं ना कहीं एक चार्टर टाइप का जरूर महसूस होगा, और खास करके किस तरह के लोगों पे वो मैं आपको जरूर समझाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका टाइप का है। सबसे पहले उन लोगों का जो कल तक पिच को दोष दे रहे थे कि पिच बहुत स्लो हो गई है, वो हो गई है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। अब यहाँ पर आज एक फ्रेश पिच पर मैच खेला गया। जी हाँ, उसके पास में जो पिच थी वहाँ पर मैच खेला गया, उस पिच में भी रिजल्ट वही है, टीम 200 के अंडर ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर और भी कई चीज़ें की गई कि चेंजिंग चॉपिंग वगैरह तो सब चीज़ें अलग आ जाती है, लेकिन जो पिच की खास करके बात थी, उनके तो एक मुँह पे सॉलिड तमाचा कहीं ना कहीं उनके मुँह पे जरूर पड़ा है। तो जैसे कि हमने पहले उस टाइम भी आंसर किया था, और आज फिर हम आंसर करेंगे। ये पिच वगैरह वगैरह इन सब के चक्करों में मत पड़िए। जो रियल टैलेंट होगा, जो टॉप प्लेयर होंगे, वो गड्ढे बीच में गड्ढा भी कर देंगे ना, वहां पर भी वो 50 और सेंचुरीज मारकर दिखा सकते हैं। आपका टैलेंट क्या है जो आप सिर्फ पिच के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेल पाते हैं, पिच के बिना आप कर नहीं पाते। एंडरसन को देखिए, बिल्कुल एंडरसन बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है। क्रिकेटिंग आखिर वो है, आप प्लीज देखिए उनकी किस पिच पर आकर 44 ओवर में 88 रन दे रहे हैं और 5 विकेट निकाल रहे हैं पूरे मैच पर, तो वो उसे कहते हैं एक्सपीरियंस। कि नेपाल में भी एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100-200 टेस्ट मैच खेलने होंगे तभी आप एक्सपीरियंस कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, उस पे भी आते हैं। एसोसिएट को जिस तरीके से क्रिकेट मिलता है वहां का एक्सपीरियंस अलग बात है, और इस टीम में वो एक्सपीरियंस प्लेयर है मौजूद, इसलिए हम कह रहे हैं 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा ठीकरा ये फूटता है उनके ऊपर कि उनके वो सबसे बड़े रीजंस कहीं ना कहीं यहाँ पर बनते हैं। लेकिन उनसे भी पहले जो विलेन बनते हैं इन पुअर परफॉर्मेंस के, वो कौन है, वो आपको अगले 2-3 मिनट में जरूर पता चल जाएगा। इस मैच की बात करें अगर, एक और मेरे ख्याल से इससे पहले एक मैच हमने देखा था जहां पर पुअर कैप्टनसी रोहित पौडेल की रही थी, और आज वो कैप्टनसी मेरे ख्याल से उस पुअर कैप्टनसी के लिए रोहित पौडेल को एक अवार्ड मिल जाना चाहिए। इतनी ज्यादा पुअर कैप्टनसी आज फिर से रोहित की तरफ से देखने को मिली है। डिसअपॉइंटिंग, ऐसा लग रहा था कि एक डरा हुआ कप्तान कप्तानी कर रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज थी। आपने जी हाँ, डरा हुआ कप्तानी कर रहा है, इसमें कोई डरा नहीं है। और उसके साथ साथ बाकी 10 जो प्लेयर थे वो भी ऐसा लग रहे थे कि हम डर कर खेल रहे हैं। बिल्कुल। नामीबियन फील्डिंग जब फील्डिंग के लिए आए, उनका बॉडी लैंग्वेज बॉल 1 से, और नेपाल जब फील्डिंग करने के लिए आए, उनका बॉडी लैंग्वेज बॉल 1 से, ऐसा लग रहा था कि नेपाल हारने के लिए इस मैच में गया है और नामीबिया इस मैच में फॉर्मेलिटी केक वॉक कर जीतने के लिए गया हुआ है। आज की मैच की आपको बात करें, 275 रन बोर्ड पे लगा दिए नामीबिया ने आज मैच में, 7 विकेट लगाए और 50 ओवर पूरे बैटिंग भी की। जबरदस्त बैटिंग उनकी तरफ से रही है। लेकिन यहाँ अगर आप दूसरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो पुअर कैप्टनसी का भी हाल रहा है। पहले हम फेस बाय फेस आपसे जानें। जरूर। पहले फेस की बात करें तो 34 पे 1, जी हाँ, 1 विकेट यहाँ गिरा, नुकसान हुआ 1 विकेट का यहाँ पर नामीबिया को। लेकिन उसके बाद 157 रन टीम ने बनाए सेकंड फेस में। 11 से 40 ओवर में 157 रन, 2 विकेट यहाँ टीम ने जरूर गंवाए, बस 2 ही विकेट गंवाए, कहना होगा। इतना जबरदस्त मिडिल ऑर्डर का फेस गया है, माफ कीजिएगा मिडिल फेस गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर टीम ने थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया, 84 रन जरूर बना दिए, लेकिन सिर्फ
पहले जो मिड फेस में जो हाल था ये 84 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पर टीम ने थोड़ा सा वापसी की कोशिश जरूर करी। 4 विकेट यहाँ नेपाल ने एट द लास्ट मोमेंट गिरा दिए। इस फेस की हम बात कर रहे हैं 41-50, यहाँ पर 4 विकेट गिरा दिए और टीम का टोटल 275 for 7 हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ की बात करें तो एक वक्त नामीबिया 10 ओवर में 34 रन पर 2 विकेट था, और अगर आप फिर वहां पर आए लॉफ्टी टॉन और मेरे ख्याल से यहाँ 1 विकेट था, और उसके बाद यहाँ पर जब दूसरा विकेट गिरा उसके बाद वहां पर मेरे ख्याल से लॉफ्टी टॉन और ग्राड रासमस कहीं ना कहीं आए थे, या फिर मेरे ख्याल से लिंजन और ग्राड रासमस वहां पर आए थे। उन दोनों की छोटी छोटी पार्टनरशिप धीरे धीरे वो निकाल रहे थे। बहुत स्लो जा रही थी इनिंग, बहुत ही स्लो जा रही थी, बहुत वक्त ले रहे थे, बहुत गेंदे ले रहे थे। 25 ओवर होते होते नामीबिया का स्कोर था सिर्फ और सिर्फ 85 रन और विकेट गिर गए थे 2। इतना पुअर परफॉर्मेंस, इतना स्लो वो खेल रहे थे। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर तारीफ बनती है। अब आप सोचेंगे कि जब नेपाल स्लो खेलता है तो आप बहुत गालियां देते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। गाली तो हम देते भी नहीं है, खैर गाली की आदत है नहीं, क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं पर नामीबिया जब खराब स्लो खेला तो आपने फिर आप यहाँ पर तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, क्योंकि हम वहां पर हमेशा नेपाल की बैटिंग में ये कहते हैं आप बॉलें लीजिए, आप बिल्कुल बॉलें लीजिए। अयान ने भी ये चीज कही थी कि आप बॉलें लीजिए, आप 60, 70, 80 बॉलें लीजिए, लेकिन ये मेक श्योर करिए कि आप एक लंबी और एक इंटरटेनिंग और फिर अच्छी ग्रिटिंग इनिंग खेलकर जाएंगे, मझधार में छोड़कर नहीं जाएंगे। और नामीबिया के बैट्समैन ने एग्जैक्टली करके दिखाया। लिंजन ने पहले स्लो खेला, उनका रन रेट स्ट्राइक चल रहा था 45-50 और चुल्लों का, और जब वो खत्म हुई इनकी इनिंग 119 पे जाकर उनकी गाड़ी रुकी। देखिए उन्होंने क्या इनिंग खेली। ग्राड रासमस वो भी शुरुआत में आए, थोड़ा स्लो खेले, लेकिन उसके बाद उन्होंने चौके लगाने चालू कर दिए, स्ट्राइक उन्होंने बढ़ाया, वो भी हाफ सेंचुरी मार कर गए। ये कला जो है लॉफ्टी टॉन है, वो तो फिर अलग से उन्होंने भी 40 कर दिया, 40 रन उनके बल्ले से भी निकले। ये कंपैरिजन आप देखने की कोशिश करिए। नेपाल के प्लेयर्स आए, उन्होंने गेंदें ली, लेकिन वो 25-30 के आगे उनकी गाड़ी बढ़ती ही नहीं है, वो मझदार में टीम को छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ आपके सामने एग्जांपल है, वो लड़के आए, उन्होंने भी स्लो खेला नेपाल की तरह शुरू के फेस में, जब उनके 34 पे 35 पे 2 हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया हम स्लो करके जा रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, लेकिन हम जाते जाते इसका रन रेट जो है वो हाई फाई करके जाएंगे। एंड ये मतलब अपने आप अपने ओपोनेंट से भी तो सीख सकते हैं, लेकिन आंखों पे ऐसा पर्दा है कि टीम सीखना ही नहीं चाहती। वो 7 प्लेयर कौन है वो आगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये बैटिंग कंपैरिजन आप किस तरह से देखते हैं? नहीं जरूर, ऑब्वियसली देखिए कहाँ उनकी बैटिंग जिस तरीके से की है, कहना होगा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे, अचानक से इस तरीके की इनिंग आना। अब हम देख सकते हैं कि अच्छी इनिंग्स इन बैट्समैन के बल्लों से आने वाले वक्त पर अच्छी इनिंग हमें देखने को मिलेगी। लॉफ्टी टॉन के आप बल्ले से देखिए 40 रन आज मारे, पिछले मैच में 67 की पारी खेली, नॉट आउट गए। तो इस तरीके की इनिंग जब एक बैट्समैन को बड़ी इनिंग मिल जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आने वाले मैचेस में ये परफॉर्म जारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है कि कुछ प्लानिंग्स, कुछ अब मैं उसी पे आ रहा था यार, सीधे आप ही पे जाऊंगा। जी हाँ, अब बारी आ जाती है पुअर कैप्टनसी की। बिल्कुल। अब जरा आप समझिए कि किस तरह से पुअर कैप्टनसी रही है, पुअर एग्जीक्यूशन रहा है, आप समझाने की जरूर कोशिश करें। देखिए एक बात जरूर है, ग्राड रासमस एक वीकनेस देते हैं अपनी बैटिंग करते हुए, वीकनेस देते हैं, बहुत बड़ी वीकनेस देते हैं वो बैटिंग करते हुए। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग ये पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हो। और आजकल तो क्रिकेट खेल अंधाधुंध देखा जाता है, कौन इतना देखेगा। और यार बाहर कोई देखे ना देखे, कम से कम कप्तान को तो देखना चाहिए, कप्तान और प्लेयर्स लोगों को तो नोट करना ही चाहिए, जो कोच हैं, जो कप्तान है टीम के। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा आपका मेन टारगेट होना चाहिए था ग्राड रासमस। पहले तो ओपनिंग, कि हाँ चलिए हमने पहले सबसे पहले तो ओपनिंग होनी चाहिए कि 1 विकेट लिखा आना चाहिए बोर्ड पर, 1 विकेट लिखा गया। उसके बाद उस टीम का मिडिल ऑर्डर का टॉप बैट्समैन, यानी कि हम ऑब्वियसली नामीबिया के ग्राड रासमस से उन्हीं के इर्द गिर्द सब घूमता है ये मामला। यहाँ पर ग्राड रासमस के खिलाफ एक कप्तानी जो हो सकती थी, यहाँ हमें कभी नहीं दिखी वो, ना रोहित से, ना कभी किसी पिछले में जब भी भिड़े हैं नामीबिया से। तो ये क्या था, जब ग्राड रासमस आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो अपना जो पहला वाला पैर है वो हमेशा आगे रखते हैं, अगर किसी देते हैं, और गार्ड लेते हैं वो मिडिल का और ऑफ का गार्ड लेते हैं वो, और मिडिल स्टंप पे और लेग स्टंप पे थोड़ा सा बीच में खड़े रहते हैं। तो अपना जो आगे वाला पैर है वो बैंड करते हैं और आगे की तरफ ये जो शोल्डर है अपना, इसको नीचे की तरफ करते हैं, यानी कि वो अपने आप को झुका रहे हैं नीचे की तरफ झुका रहे हैं। तो इससे क्या, वो स्टंप पे खड़े रहते हैं, पूरी स्टंप की लाइन पे वो रहते हैं, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पे रहते हैं। एक प्लान यहाँ हो सकता था कि आप बैकवर्ड पॉइंट लेते, कीपर को ऊपर बुलाते, कवर्स को ऊपर करते, मिड विकेट को ऊपर करते, स्क्वायर लेग को सर्कल से लेते, आगे नहीं सर्कल से लेते। ये गारंटी दे सकता है डेली क्रिकेट 20 बॉल लगता वो पैवेलियन में जाके बैठ जाते।
बिल्कुल यही इस बात की गारंटी डेली क्रिकेट देता है, वरना ये चैनल बंद हो जाएगा। अगर इस बात की गारंटी रोहित पुड़ैल लेते हैं कि हाँ मैं ऐसे आउट करके दिखाऊंगा, हो जाएंगे, या तो एलबीडब्ल्यू होंगे, एज लगेगा कीपर, या फिर ड्राइव मारने जाएंगे तो बैकवर्ड पॉइंट, कीपर है आगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जिस तरह से आसिफ शेख आउट हुए, देखिए पॉइंट पे क्या आसिफ शेख वहां पर आउट हुए, कीपर तो आगे थे भी नहीं। आप गिनकर 24 बॉलें लीजिए और 24 बॉलों के अंदर आप देखेंगे विराट रासमस, आपने विराट रासमस को इतना स्ट्रगल करते हुए कभी नहीं देखा होगा जितना हम 24 बॉलों में स्ट्रगल करेंगे, और उसमें वो अपना विकेट जरूर गवाते देंगे। तो वही जैसे मैं पिछले मैच में कहा था, स्पिनर नहीं जी, हाँ मीडियम पेसर, ताकि विकेट कीपर आगे आ सके। और ये हमने पिछले मैच में कहा था कि अगर आप विराट रासमस के सामने ऑब्वियस प्लान्स के साथ मत जाइए। और मुझे समझ में नहीं आता कि रोहित पुड़ैल ये देख, आप जो हैं कप्तान है, सीनियर ज्ञानेंद्र मल्ला एक्सपीरियंस है, आप क्या एक्सपीरियंस है जब आप ये पढ़ नहीं पा रहे कि सामने वाला बैट्समैन किस तरह की बॉल में स्ट्रगल कर रहा है, कि क्या उसका मूवमेंट है, क्या उसकी प्लेसमेंट है, वो शॉट्स कहां पर कम मार रहा है, आप उसी तरफ टारगेट करिए, कुछ अलग फील्डिंग करिए, अलग कुछ माहौल क्रिएट करिए, इस तरह की बॉल डालें जिसमें वो ज्यादातर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप बैट्समैन को पढ़ भी तो सकते हैं, आपके सामने बैट्समैन आकर रन पे रन धोए जा रहा है और आप बस अपॉर्चुनिटी फॉर्मूले वाली बॉलिंग कराए जा रहे हैं। ना कप्तान की तरफ से कोई अप्रोच है, ना सीनियर ज्ञानेंद्र मल्ला की तरफ से कोई अप्रोच है। पहली बात और थी, पहले संदीप से बहुत लड़ाइयां थी आपकी, तो आप उनको कुछ बताने जाते नहीं थे, सब अपने अपने उसमें रहा करते थे। अब तो संदीप भी नहीं है, अब तो फिर आपका एक्सपीरियंस किस काम का है फिर टीम में, जब आप भी पढ़कर ये नहीं बता पा रहे हैं रोहित को या फिर बॉलर्स को कि हाँ मुझे ये लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। और कई चीज उन्होंने बताई भी है कई दफा। जी हाँ, हमने खुद देखा है मैच के वक्त काफी चीजें बता रहे थे। आप जब से रोहित आए तब से तो इंटरेक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, तो कम से कम समझ में नहीं आता क्या आप चीजें बता रहे हैं। एज अ रोहित भी एज अ कप्तान है तो आपको ये सब चीज देखनी है, आपको सिर्फ ये नहीं देखना बल्ले से शॉट निकला और वो चौका चला गया, अरे मुझे रन रोकना है। रन रोकने वाली कप्तानी अगर आप करेंगे तो आप कभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। आपको अटैक करना सीखना होगा, यानी विकेट्स के लिए जाना होगा, तभी आप कहीं ना कहीं इस क्रिकेट में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे कप्तान बन पाएंगे। तो यही कहने का था कि आप प्लेयर्स को नोटिस नहीं करते हैं कि उनका स्टांस किस तरह का है, वो शॉट कैसे लेते हैं, कौन से फील्डिंग लगाने पे वहां पर काम आ सकता है, कौन सा बॉलर वहां काम आ सकता है। आप 25 ओवर में 85 पे 2 हैं, अच्छा खासा कंट्रोल है रन रेट साइंबिया का, और वहां पर आपने अपने प्योर बॉलर्स को हटा दिया, प्योर बॉलर्स के ओवर भी बच गए। आपके जो प्राइम बॉलर है सोमपाल, गुलशन, सागर और ललित राजवंशी, इन चारों को मेरे ख्याल से 40 ओवर नहीं हुए, सब में 40 ओवर नहीं हुए, और आपने प्योर बॉलर को हटाकर आप वहां कुशल को लेकर आ रहे हैं। ये हमने पहले ही कहा था जब स्क्वाड एनालिसिस हम कर रहे थे, पार्ट टाइमर के भरोसे मत रहिए, इन सब की ऐसी कुटाई होगी एक दिन कि ये लोग बॉलिंग करना भूल जाएंगे और आप इनसे करवाना भूल जाएंगे। ये एग्जैक्टली हमारे वर्ड थे, आप चाहे तो वापस वीडियो जाकर सुन सकते हैं कि हमने ऐसे ही कहा था कि ऑलराउंडर्स पार्ट टाइमर्स के आप भरोसे रहेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। आपने वहां ज्ञानेंद्र मल्ला से कराया, उनको भी एक ओवर 12 पड़ गए, कुशल से कराया, वो भी कसर साबित हुए, और दीपेंद्र से आज 10 ओवर लेके चले गए। आप देखिए आपका हाल कि आज आपको 10 ओवर कराने पड़ गए दीपेंद्र सिंह यारी से। आरिफ को आप पहले बॉलिंग के लिए लेकर नहीं आए, आपके पास एक अच्छा एक ऑप्शन था, आप उनको लास्ट में एक ओवर जाकर दे रहे हैं, उसमें वो भी अपना बैलेंस को बैठे 15 रन उन्होंने दे दिए। बहुत ही पुअर कप्तानी रोहित की तरफ से हुई है, कुछ एक्स्ट्रा करने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, और ये हाल है कि नाविया ने ताबड़तोड़ हिटिंग कर 275 रन बना डाले, और क्या टॉप स्कोर था, वही पता चल गया था कि मैच यहाँ पर आपने पूरी तरह से गवा दिया है। उसके बाद ये विकेट सब फॉर्मेलिटी हो जाती है, आपके माइलस्टोन वगैरह, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और कोचिंग का तो वो एक अलग ही मुद्दा है। अब आपको मैं वो 7 प्लेयरों के नाम बता देता हूँ। आसिफ शेख, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल, दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी और करण केसी। एंड ये वो 7 प्लेयर हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से जनवरी से लेकर अब तक कम से कम एक साथ दोनों फॉर्मेट मिलाकर T20 और ODI मिलाकर 50+ कम से कम मैचेस तो उन्होंने खेले होंगे, और अगर आप PL कप को भी ऐड कर लेते हैं तो कम से कम 60 करीब मैचेस उन्होंने खेले होंगे, 55-60 करीब मैचेस इन 7 ने इस साल जरूर खेले हैं। 60 मैच खेलने वाले बंदे प्लेयर्स जो हैं वो एक 50 रन की इनिंग नहीं खेल पाते, और आप कहते हैं कि 100% कैन का दोष है। आप कितना भी दोष देते रहे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को कि 100% का दोष है, हम तो कम से कम ये नहीं मानने वाले। आपका टैलेंट क्या है, आपका खुद का एक आपके पास कला किस तरीके की है कि आपको 50-50 मैचेस मिल रहे हैं और आप एक 50 तक बोर्ड पर लगा नहीं सकते, यही आपका टैलेंट है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जैसे हमने कहा था कि आप 60% कैन को दोष दीजिए, लेकिन दम रखिए कि 40% ये कहने का भी कि नहीं प्लेयर्स की भी गलती है। 50 मैच खेलकर आप 50 रन नहीं मार पाते, और कई सारी टीमें, नाइवे ने कितने मैचेस खेले हैं? स्कॉटलैंड ने कितने? स्कॉटलैंड डोमेस्टिक बहुत हार्ड है, कहाँ जाती है स्कॉटलैंड की टीम? ना किसी के साथ कोई, जैसे आप नेपाल कैन ने इस बार अरेंज करवाया कि आप केन्या गए, जिम्बाब्वे आई, आप इंडिया आए खेलने के लिए, तो किस तरीके से अरेंज हुई है सीरीजेस। तो यहाँ पर ये चीज कितनी बाकी मैं सिर्फ 7 प्लेयर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली ये 7 प्लेयर्स। और बाकी आप देखिए यहाँ पर दूसरी टीमों को, नामीबिया है, स्कॉटलैंड है, यूएसए है, उनकी बैटिंग लाइनअप को देखिए आप किस तरीके से उन्होंने भी चेंज किया है अपना गेम, अपना तरीका, बड़े बड़े स्कोर खड़े करते हैं वो लोग। तो इसी तरीके से नेपाल में ये सब चीजें नहीं दिखती, जबकि 7 प्लेयर इतने बड़े बड़े नाम टीम के जो इस साल ही खाली 50 मैच खेल गए सब मिलाकर टोटल, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल किसी का दृष्टिकोण कर ही नहीं सकते, आप कितना भी रोते रहिए कैन ब्लेम, लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल ये हम भी कहते हैं 60% जो ब्लेम है वो उनको ही जाएगा, लेकिन 40% का क्या? अगर प्लेयर अपना 40% भी देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जो है इतने हॉरेबल नहीं मिलेंगे जितने हॉरेबल मिल रहे हैं। आप यूएसए का 1 जीत लेकर आए, आप स्कॉटलैंड का 1 जीत लेकर आए, आप नामीबिया आए हैं 1 जीत भी नहीं हुई है, अभी 1 मैच और कल बाकी है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। अब अयान जरा चलते हैं नेपाल की चेस की तरफ, लेकिन उससे पहले लिंजन की इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है इस शतक में? नहीं जरूर देखिए, उनको स्ट्रगल कराया ही नहीं गया, अलग तो मैं नहीं कहूंगा ऐसा। चलिए बहुत बड़ी पारी खेली जरूर है आपने, 111 रन बनाए, 119 रन बनाए हैं आपने, पर आपको वो टेस्ट नहीं मिला सामने से कप्तानी के तौर पर, बॉलर्स के तौर पर आपको चैलेंजेस नहीं मिले हैं। तो आपकी ये इनिंग बहुत अच्छी है, आपने बड़ी इनिंग खेली है, इसलिए आपकी तारीफ हो रही है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आपने इतनी बड़ी इनिंग खेली है, आपको आता है खेलना, तो अच्छी बात है। आपके आने वाले टाइमों के लिए आप जरूर इससे काफी कुछ सीखेंगे। पर आई एम सॉरी कि जो सामने बॉलिंग लाइनअप है वो इतना ज्यादा चैलेंज क्रिएट नहीं कर पाया आपके सामने। वही और एक सिंप्लिसिटी वाली बॉलिंग, आइए लेफ्ट आर्मर है तो अंदर जाके कटेगी, राइट आर्म ऑफ स्पिन है तो आपके लिए बाहर निकलेगी क्योंकि आप लेफ्टी बैट्समैन हैं, इसलिए तो और कोई फील्डिंग है नहीं, सिंगल्स आपको मिल रहे हैं, गैप्स आपके लिए खुले हुए हैं, तो कोई चैलेंजेस है नहीं, बस एक स्लिप लगा के सोच रहे हैं कि शायद हम टफ चैलेंज पेश कर रहे हैं सामने। पर ये क्रिकेट में ये नहीं होता कि एक स्लिप आपने लगा दिया तो आपको सब टफ चैलेंज ही नजर आएगा, कुछ नहीं है। पर आपकी इनिंग बहुत अच्छी है, आप इससे सीखिए जरूर, काम जरूर आएगी। बिल्कुल, चेस करने के लिए टीम उतरी 189 रन के अंदर, पूरी की पूरी टीम ऑल आउट। फेस की बात करें, पहला फेस पावर प्ले का 27 रन बने, 2 विकेट गिरे। जब पहली बॉल पर छक्का लगा तो छक्का मारा था तो लग रहा था कि बहुत एग्रेशन लेकर आए हैं। एक बॉल में आया नेपाल 8 रन था, 7 ओवर 15 रन। ये है नेपाल क्रिकेट की जो बैटिंग है, यंग प्लेयरों की जो बैटिंग है वो ये है बैटिंग। 7 ओवर में आप 15 रन मारते हैं और एक बॉल में 8 रन हो जाते हैं, उससे पता चलता है कि आपको जो एग्रेशन है वो 2 मिनट के अंदर फुस हो गया कुशल पुर्तल का विकेट गिरने के साथ साथ ही। उसके बाद मिड फेस में 139 रन, 6 विकेट टीम ने गंवा दिए, और वो सारा ही जो भी कुछ टीम के पास है, जो नाम का ही है वो भी उन्होंने गंवा दिया। लास्ट फेस 23 रन और 2 विकेट गिरे, लास्ट फेस तक तो कुछ बचा ही नहीं मैच में। अब यह बैटिंग की यहाँ पर बात करें यार, अर्जुन के बल्ले से 29 रन निकले। अब आप देखिए बीच में मझधार में छोड़ना किसे कहते हैं। अर्जुन ने 54 बॉल खेली, 29 रन बनाए और 29 रन पे जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया, दम तोड़ दिया, रन आउट हो गए। ज्ञानेंद्र मल्ला 30 पर उनकी भी गाड़ी रुक गई। 75 के बाद 25 फिर 30, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। रोहित पटेल 44 तक पहुंचे, पूरी तरह से इस सीरीज में वो फ्लॉप हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 44 रन से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप कैप्टन है, पहले आप डिजास्टर कैप्टनसी कर आए और उसके बाद आपके बल्ले से भी रन निकले। दीपेंद्र सिंह ऐरी 34 रन, फिर से एक और फेलियर उनके साथ जुड़ता लगाता जा रहा है। आरिफ एक काम करते हैं, आप 11वें नंबर पे भेज देते हैं उनको, सागर डकल की जगह में बैटिंग करने आते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। क्या अयान ये प्लेइंग 11, क्या बैटिंग ऑर्डर है, क्या कर रहे हैं? कोच सर की मैं बात करूं, पूरी तरह से कुछ समझ ही नहीं आता। आप कभी गुलशन को ऊपर भेज रहे हैं, आज अचानक से आपको अर्जुन आसिफ पे भरोसा था, अब अचानक से आपको एक मैच के लिए कुशल पे भरोसा हो गया, उन्हें आप ओपनिंग पे ले आए और जब उन पे वो चल रहे थे तो आपने उनको नीचे कर दिया। ये क्या हुआ? आपके ऑलराउंडर कुशल को बनाने की जो इरादे थे उसको जबरदस्त झटका तो नहीं लग गया कहीं? बिल्कुल सही, डाउन ऑर्डर की ऐसी तैसी कर दी है ना। आरिफ कहाँ आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए? गुलशन अचानक से ऊपर आ रहे हैं और कुशल अचानक से ऊपर आ जा रहे हैं, क्या? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए गली क्रिकेट खेल रहे हैं क्या आप लोग?
ये तो मुझे मालूम नहीं, खैर ये तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। सबकी इतनी एक्सपेक्टेशन है, फैंस की इतनी एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से प्लेयर्स में मैं ये डेली क्रिकेट अभी भी मानता है कि प्लेयर्स में वो है, वो टेक्निक है, वो उनको मालूम है कि इस बॉल में वो शैडो जब करते हैं, जब वो एक बॉल गलत खेलते हैं, जब उसे शैडो कहा जाता है कि जब आपने उसको गलत खेला तो दोबारा जो प्रैक्टिस करता है ना पिच पर, उसे शैडो कहते हैं। लेकिन जब वो शैडो करते हैं तब वो सही करते हैं। बैट्समैन के पास टेक्निक है, उन्हें मालूम है इस्तेमाल करना, लेकिन उसका इस्तेमाल करवाएगा कौन? और जो आपको मैचेस मिल रहे हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ, लेकिन यहाँ तो कोचेज ही इतना चेंज वेंज कर दे रहे हैं, इतना उनके दिमाग में कुछ और ही भर दे रहे हैं। क्या चल रहा है कोच सर के, मनोज सर के माइंड में, क्या किस तरह की चीजें कर रहे हैं वो? स्ट्रिक्टली मैनर के साथ एक पूरा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक अच्छे तालमेल की ज़रूरत होती है। डाउन ऑर्डर्स को नहीं चेंज करना चाहिए, मजाक नहीं है। क्या आपको लगता है फुल मेंबर को प्रैक्टिस दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई ओडीआई स्टेटस जाएगा ही नहीं, हमेशा के लिए बना रहेगा? कहीं गलत टीम में तो नहीं आ गए? शायद जाना किसी और टीम में था, आप नेपाल की टीम में गलत समझ कर आ गए हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुअर कप्तानी, माफ कीजिएगा कोचिंग है। कप्तान तो डिजास्टर हुई है, लेकिन कोचिंग भी बहुत ज्यादा पुअर है। इसका मतलब है एक चीज और पता चलती है कि आपने जो साल में 50 प्लस मैचेस खेले हैं, वो सिर्फ मैचेस खेले हैं, क्योंकि मैचेस खेलकर भी आपके अंदर वो चीज तब आएगी जब आपको अपनी गलतियां दिखेंगी और उस पर आप काम करेंगे और उसको आप बेहतर करेंगे। यानी सिर्फ आप जाकर मैचेस खेलते हैं, अभ्यास मैच जीतने पे इतनी खुशी होती है, और मुझे तो लगता है वार्म अप मैच जीतकर आपको खुशी हो रही है, उससे ही पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा क्या मेंटेलिटी है आपकी, कि आप इन मैचेस को खेलकर किस तरीके की एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी आप देखिए, सॉरी टू से, पर ऐसा लगता है कि पर्सनल ग्रजेस आप यहाँ ना करें। आसिफ ब्रदर्स के साथ आप बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, शेख ब्रदर्स के साथ, और सोमपाल करन भी, सोमपाल करन पेयर ही खत्म हो गया, सबसे इफेक्टिव पेयर, और अचानक से खत्म। अजीब बात, ऐसा क्या कर दिया भाई करण सोमपाल ने कि वो पेयर ही तोड़ दिया? शेख ब्रदर्स खत्म, सोमपाल करन खत्म। अब क्या इसमें क्या हो रहा है? पर्सनल ग्रजेस कि मेरे ऊपर कोई बोल रहा है, मेरे से ज्यादा कोई बोल रहा है, या मुझे कोई आइडियाज दे रहा है कि आपको पसंद नहीं आ रही है? ये अजीब बात है। बहुत ही पुअर कोचिंग, डिजास्टर कैप्टनसी आज के मैच में, इससे पहले भी एक मैच में देखने को मिली थी यूएई के खिलाफ, और कहीं ना कहीं यही हाल है इस मैच का। और यहाँ पर अगर नामिया की बॉलिंग की बात करें, मैं वापस से कहूंगा कि नामिया की जो बॉलिंग है वो काफी बेहतर रही जरूर है, लेकिन आज के इस मैच में जहां पर रन्स मिल रहे थे पिच से, वहां पर नेपाल ने एक बहुत ही बेहतरीन मैच गंवा दिया। रन्स तो थे इस पिच पर, ऑब्वियसली 275 आप चेस कर सकते थे। बैटिंग लाइनअप आपकी बहुत अच्छी है, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, पर कर क्यों नहीं रहे हैं, खेल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों आउट हो रहे हैं, क्यों अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, अपना सर दीवार पे क्यों बार बार मारे जा रहे हैं? ये तो वही लोग जानते हैं। पता नहीं 50 मैच मिलने के बावजूद इतने अच्छे पिच पर 189 पहुंचना, बिल्कुल आप एक भी मैच में 200 नहीं पहुंच पाए अभी तक। आपने 3 मैच यहाँ पर खेल लिए, एक में तो 150 भी आप पार नहीं कर पाए। वापस से हम कैन से कहना चाहेंगे, प्लीज अपने आसपास भी नजर दौड़ाइए, गुजराइए, ज्यादा चकाचौंध तो मत जाइए। हमने याद है आप से बहुत लोगों को वो वीडियो आपने भी सुना होगा, जब हमने कहा था कि कोच किस तरीके का नेपाल को होना चाहिए। जब मनोज प्रभाकर सर से पहले हमने एक वीडियो बनाया था, हमने कहा था, आपको पता होगा कि कोई जरूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ा नाम हो, ज्यादा बड़ा स्टार हो, आप अपने ही देश के किसी कोच को भी ले सकते हैं जो कोई, इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके पास एक बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया जरूर होने चाहिए। हम यहाँ पर कई सारे आइडिया आपके प्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें वो दरकिनार होती हैं। उम्मीद करेंगे कैन को कि प्लीज आप हमारा वीडियो सुने, कोई उन तक पहुंचा दे, कि कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज को अगर आप लेकर एक बार ट्राई करें, 6 महीने का वक्त दें, आप चेंजेस, ड्रास्टिकल चेंज अपनी टीम में देखेंगे। और बिल्कुल एक छोटी सी बात जाते हैं कहूंगा कि हर आइडियाज देने वाले को शुरू में पागल कहा गया है। बिल्कुल, थॉमस अल्वा एडिसन सर इसके सबसे बड़े एग्जांपल है। कोई रोडों में उनको पागल कहते थे, आयुनी की देन है जो दुनिया रोशनी होती है रात में, वरना तो सब। बिल्कुल, और ऐसे हम कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो कहीं ना कहीं आइडिया लेना बुरा नहीं है। आप वीडियो सुनकर हमारे खुद आइडियाज लगा दीजिए, अरे हमें नाम भी मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, पता भी मत चलने दीजिए किसी को, लेकिन कम से कम टीम का तो भला हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस टीम में दिक्कत क्या है। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि इस टीम में दिक्कत क्या है, लेकिन क्या है, जो टीम के फेडरेलिटी है उनको दिख ही नहीं रहा, वो कहीं और ही देख रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों ने अब तक हमारा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे बड़ी बात है, थैंक यू की बात नहीं है, लेकिन ये सीरियस नोट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप टैग कर सकते हैं कैन को, जरूर टैग करिए कि हम अपनी तरफ से हर 100% आइडियाज देने के लिए तैयार हैं। जितने भी आइडियाज हमने आज तक दिए हैं, वापस से हम कहेंगे 1% भी उसका आज तक हमें अप्लाई होते हुए नेपाल क्रिकेट में नहीं दिखा है। अगर अच्छा होता तो कुछ ना कुछ पता जरूर चलता। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।